राम राम दोस्तों। क्या हम लोग शुरू कर लें? चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन के आंसर दीजिए। जावा को किसने बनाया? कब बनाया? उसका पहला ऑफिशियल वर्जन कब लॉन्च हुआ? जावा को कहां बनाया गया? सन माइक्रो सिस्टम। 2010 में सन माइक्रो सिस्टम को किसने खरीद लिया? अभी जावा को कौन मेंटेन कर रहा है? जावा में अपडेट कौन कर रहा है? ओरेकल। हाँ है ना? क्या ये हम लोग सब लिख चुके हैं? फिर हमने कहा कि जावा की कुछ विशेष बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला, जावा कैसी लैंग्वेज है? डिफिकल्ट या सिंपल? सिंपल के दो कारण हैं। पहला कारण है कि ये सी और सी प्लस प्लस जैसी है। दूसरा कारण है कि जो मुश्किल टॉपिक थे, डिफिकल्ट टॉपिक थे, बेकार टॉपिक थे, उनको हटा दिया गया। तो किसी को याद है कि हमने क्या क्या हटाया है? पहला, पॉइंटर को जावा में हटा दें। ध्यान से सुनना मेरे शब्द को, बहुत ध्यान से। कोई भी लैंग्वेज बिना पॉइंटर के बन नहीं सकती। तो जावा में पॉइंटर होते हैं इंटरनल पॉइंटर। जावा खुद अपने पॉइंटर बनाती है, लेकिन यूजर को पॉइंटर बनाना या उसको ऊपर काम करना अलाउड नहीं है। इंटरव्यू जब हुआ था, मेरा पहला इंटरव्यू था, मुझसे यही क्वेश्चन पूछा गया कि जावा में पॉइंटर होते हैं? मैंने कहा साहब नहीं होते। तो बोले बिना पॉइंटर के कोई लैंग्वेज बन सकती है? मैंने कहा साहब नहीं बन सकती। तो जावा में पॉइंटर नहीं है, इसका मतलब क्या है? तो मैंने उनको कहा कि हम लोग यूजर डिफाइन पॉइंटर नहीं बना सकते। इंटरनली सारा काम पॉइंटर से ही होता है। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? चलिए, और क्या चीज हटाई हमने? टाइप लूज। अगर कहीं पर भी टाइप लूज हो रहा है तो वो कॉन्सेप्ट हटा दिया गया। सी में टाइप लूज होता है तो सी पकड़ लेती, कोई बात नहीं, टाइप लूज हो रहा तो होने दो। बट जावा टाइप लूज नहीं है। जावा हर चीज को सपोर्ट करता है, लेकिन अगर टाइप लूज हो रहा है तो जावा सीधा एरर पकड़ाएगा। और क्या हटा दिया? एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग नाम की चीज होती थी, वो हट गई। अब कहां होती है? सी प्लस प्लस में। तो सी प्लस प्लस आएंगे तब देख लेंगे कैसे होती है, पर अभी हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कोई लॉजिक नहीं है। और क्या हटा देंगे? फ्रेंड फंक्शन एक कॉन्सेप्ट होता है सी प्लस प्लस का, ठीक है, वो भी हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि फ्रेंड फंक्शन सिक्योरिटी को तोड़ता है। अगर कोई चीज सिक्योर है तो फ्रेंड फंक्शन उसको तोड़ देगा। तो जावा कहता है भाई मैं तो सिक्योर लैंग्वेज बनना चाहती हूं, तो फ्रेंड फंक्शन को हटा दो। और क्या हटा दिया? गो टू की वजह से इनफाइनाइट प्रोग्राम बनते हैं। आपके प्रोग्राम इनफाइनाइट बन जाते हैं गो टू की वजह से। इसीलिए जावा किसको सपोर्ट नहीं करेगा? गो टू को। और क्या हटा दिया? मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है सी प्लस प्लस का, वो भी यहां पर हटाया गया है, क्योंकि उसकी वजह से बड़ी कंफ्यूजन रहती है। और कॉन्स्ट नाम का कीवर्ड जावा में हटा दिया गया है। हम वहां पर कुछ और आ गए। तो कॉन्स्ट नाम का कोई भी कीवर्ड, गो टू नाम का कोई भी कीवर्ड जावा में नहीं है। क्या आपको इतनी चीज क्लियर होगी? दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिखवाई थी? जावा के प्रोग्राम क्रैश नहीं होते। सी के प्रोग्राम, सी प्लस प्लस के प्रोग्राम क्रैश होते रहते हैं। जावा के प्रोग्राम क्रैश क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होता है। नंबर 2, और क्या कारण लिखवाया था? गार्बेज कलेक्शंस। आपका मेमोरी वेस्टेज वहां पर बिल्कुल नहीं होने देगा जावा।
सी में सब कुछ हमें मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन जावा कहता है डोंट वरी, मैं खुद कर लूंगी, क्योंकि आपके लक्षण तो सही नहीं है, ये बोलकर जावा काम करती है। और मल्टी थ्रेडिंग, थ्रेडिंग का मतलब समझ में आ गया? तो आप में से कोई ऐसा दोस्त जो मल्टीटास्किंग और मल्टी थ्रेडिंग में डिफरेंस समझाएगा? कोई भी एक दोस्त। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, आपके पेपर में छपेगा, चाहे वो ओएस के नाम से छप जाए, चाहे वो प्रोग्रामिंग के नाम से छप जाए, पर छपेगा जरूर। मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, है ना, मल्टी प्रोसेसिंग। बैठ के दो, हाँ बिल्कुल सही जवाब। मेरे साथ साथ सभी लोग बोलेंगे, एक ही सॉफ्टवेयर में छोटे छोटे कार्यों को थ्रेड कहते हैं, और ये सारे थ्रेड एक साथ चलते हैं। जैसे कि एमएस वर्ड में लिखते समय ऑटो करेक्शन भी होगा, ऑटो सजेशन भी होगा, ऑटो केस होगा, सब कुछ होगा। लेकिन जैसे ही हमारा मेन काम रुक जाएगा टाइपिंग वाला, तो बाकी वाले काम भी रुक जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? और मल्टीटास्किंग का मतलब है एक से ज्यादा काम करना, एक से ज्यादा काम करना। क्या कंप्यूटर आर्किटेक्चर सबका हो गया? किसी का बाकी है आर्किटेक्चर? आपका बाकी है, आप वो बात अलग है, ठीक है। तो मुझे ये बताइए, एक शब्द है मेरे पास, ताकि मैं अपना आगे वाला टॉपिक डिसाइड कर सकूं कि मुझे किस लेवल तक समझाना है। आप मुझे बता सकते हैं, एक शब्द है मल्टी प्रोग्रामिंग, क्या है? एक शब्द है मल्टी टास्किंग, क्या नाम है? और एक शब्द है मल्टी प्रोसेसिंग। इन तीनों के बारे में आप क्या जानते हैं? क्योंकि ये आपके एक अनुदेशक के पेपर में छपेगा, चाहे कंप्यूटर आर्किटेक्चर से छप जाए, चाहे ओएस से छप जाए, चाहे हमारे प्रोग्रामिंग से छप जाए। कौन सा शब्द समझाना चाहोगे, पहला, दूसरा या तीसरा? पहला, चलो समझाओ क्या है। चलो दूसरा समझा दो, कोई भी दोस्त। अभी तो भी हम तो समझाए ना, एक से ज्यादा काम करना क्या होता है। तो फिर ये मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग। क्या मैं आपको मोटा मोटा समझा दूं एक बार? बोल लो, मल्टी प्रोग्रामिंग के दो तरीके। पहला तरीका मल्टीटास्किंग और दूसरा तरीका, एक्चुअली में मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है एक से ज्यादा काम करना। क्या करना? एक से ज्यादा काम करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला है मल्टीटास्किंग, क्या है? और दूसरा है मल्टी प्रोसेसिंग। इसका मतलब है एक से ज्यादा काम करना, एक से ज्यादा काम करना। इसी को सही शब्द क्या दिया गया है? मल्टी प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब सॉफ्टवेयर। क्या यहां तक ठीक है? बोलो, एक से ज्यादा काम अगर एक सीपीयू कर रहा है, एक सीपीयू एक से ज्यादा काम कर रहा है, तो वो क्या होता है? बोलो, मल्टीपल सीपीयू एक से ज्यादा काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है? मल्टी प्रोसेसिंग। दोनों ही क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग, एक से ज्यादा काम। तो बताइए, हमारे मोबाइल में कितने सीपीयू आते हैं? क्या हमारे मोबाइल में एक सीपीयू 2 या 4 काम कर सकता है? तो हमारा मोबाइल क्या है? मल्टीटास्किंग। सुपर कंप्यूटर में कितने सीपीयू? एक या ज्यादा? अब मुझे बताइए, सुपर कंप्यूटर के अंदर मल्टीटास्किंग होती है या मल्टी प्रोसेसिंग होती है? दोनों का मतलब एक से ज्यादा काम करना, लेकिन वहां पर एक सीपीयू एक से ज्यादा काम करेगा और यहां पर मल्टीपल सीपीयू काम करेंगे। यह फर्क है दोनों में।
और दोनों ही किसके अंडर में आते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर में आते हैं। क्या ये छोटा सा लॉजिक तय हो गया? तो अगर मैं होता तो मैं आपको सीधा क्वेश्चन पूछता, सुपर कंप्यूटर के अंदर कौन सी प्रोसेसिंग होती है, मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोसेसिंग? और हमारे मोबाइल, पीसी, लैपटॉप में मल्टीटास्किंग। क्या यहां तक ओके है? पक्का? श्योर? वापस बोलिए, क्या कह रहा हूं? चलिए, अब मुझे बताइए, सीपीयू नाम का शब्द आपने कभी पढ़ा है? तो सीपीयू में एक शब्द होता है कोर। क्या होता है? पहले वाले सीपीयू सिंगल कोर के थे, आज वाले सीपीयू मल्टी कोर के। अभी मार्केट में कितने कोर तक अवेलेबल है? अगर मैं मोबाइल की बात करूं तो मोबाइल में अभी जो कोर आती है, सीपीयू के अंदर कोर होता है, वो आती है मैक्सिमम 10, वो भी सैमसंग के अंदर। पर मुझे बताइए, कोर नाम का शब्द, CORE, कोर, ये कितने लोग जानते हैं? हाँ, समझाइए। नहीं समझाओगे? ठीक है। दीपक, कोर क्या है? सीपीयू के अलग अलग पार्ट है। और कोई दोस्त? बोलो। कोर का मतलब हाथ है। कोर का मतलब बताइए, हमारे कितने हाथ है? यह कहलाएगा डुअल कोर। क्या कहलाएगा? अगर हम लोग देवी देवताओं की फोटो देखते हैं तो उसमें जनरली कितने हाथ होते हैं? 4। वो है क्वाड कोर। अगर मैं एक हाथ से एक काम कर सकता हूं तो 2 हाथों से 2 काम एक साथ में हो सकते हैं। तो कोर कोई बड़ी चीज नहीं है। कोर का मतलब होता है मिनी सीपीयू। क्या होता है? कभी मैं आपको, मान लो कभी सीपीयू समझाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आर्किटेक्चर कैसे बनते हैं। और उसमें भी कोर को बांटते हैं, परफॉर्मेंस कोर और स्पीड कोर। 2 तरह के कोर होते हैं। एक का काम है स्पीड बढ़ाना, एक का काम है मल्टीपल काम करना। पर वो हमारा इश्यू नहीं है। मेरा इश्यू जो है मल्टी प्रोग्रामिंग, या तो मल्टीटास्किंग को ही कहते हैं या मल्टी प्रोसेसिंग को ही कहते हैं। समझ गए ना? मल्टी प्रोग्रामिंग तो हमेशा होगा जहां हम मल्टीपल काम चल रहे हैं। अब बस देखना यह है कि सीपीयू कितने। एक सीपीयू तो मल्टीटास्किंग नाम दे देना, और ज्यादा सीपीयू है तो उसको नाम दे देना। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं मल्टी थ्रेडिंग की। किसकी बात करते हैं? मल्टी थ्रेडिंग की। बोलो। एक बड़े सॉफ्टवेयर में एक काम एक साथ में हो सकता है। एक बड़े सॉफ्टवेयर में 3 छोटे छोटे काम एक साथ में हो सकते हैं। हाँ, है ना? तो अगर एक काम एक समय पर हो रहा है तो इसे कहते हैं सिंगल थ्रेडिंग। क्या कहते हैं? और एक ही समय पर 3 काम चल रहे हैं, छोटे छोटे काम, उसे क्या कहते हैं? मल्टी थ्रेडिंग। तो हम लोग मल्टी थ्रेडिंग के प्रोग्राम आपके सिलेबस में तो नहीं है, पर एक आधी बनवा देंगे मल्टी थ्रेडिंग कैसे करते हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग का मतलब अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये थ्योरी में आता है। बोलो। एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर छोटे छोटे कार्य को मल्टी थ्रेडिंग कहा जाता है। क्या यहां तक ओके है दोस्त? चलिए, इसके बाद में कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी? मल्टी थ्रेडिंग हो गया, रोबस्ट हो गया, सिंपल हो गया, प्लेटफॉर्म। तो पहले बताइए, प्लेटफॉर्म शब्द का अर्थ होता है केवल हार्डवेयर, केवल ओएस, या दोनों? अगर मैं कहता हूं जावा प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं करता, इसका मतलब है जावा किसी भी सीपीयू की डिजाइन या किसी भी ओएस पर डिपेंड। जावा को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि ओएस कौन सा है या उसका हार्डवेयर कौन सा है। कोई भी तरह का हार्डवेयर ले आओ, कोई भी तरह का ओएस ले आओ, जावा चलेगा। यही है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने का अर्थ। बताइए, हमारे कंप्यूटर में कौन सा ओएस है? जावा की प्रोग्राम इस वाले ओएस पर भी चलते हैं। हमारे मोबाइल में कौन सा ओएस है सामान्यतः? उसमें भी जावा के प्रोग्राम चलते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि साहब फलाना ओएस होगा तभी ये काम करेगा। हर तरह का सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है जावा के प्रोग्राम को। हाँ जी, हाँ चलेगा, सेम प्रोग्राम नहीं, वो तो फिर अलग हो गया। तो क्या प्लेटफॉर्म का मतलब समझ में आ गया?
प्लेटफॉर्म का फायदा क्या होता है? बोलो, राइट वंस रन एनीवेयर। प्लेटफॉर्म का अगर वो मुझसे पूछे सब प्लेटफॉर्म का फायदा क्या होगा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने का फायदा क्या होता है, तो जावा के प्रोग्राम को कितनी बार बनाया जाएगा? एक बार, और हर जगह चलाया जाएगा। अगर कोई लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है जैसे कि सी, तो हमें बार बार प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। बस ये फर्क है दोनों में। तो सी के लिए हम लोग कभी नहीं बोलते हैं राइट वंस रन एनीवेयर, केवल जावा के लिए बोलते हैं, या हर उस लैंग्वेज के लिए बोलेंगे जो कि प्लेटफॉर्म क्या होगी? इंडिपेंडेंट। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना बहुत अच्छी बात है दोस्त। और कोई प्रॉपर्टी डिस्कस करिए। एक्सेप्शन हैंडलिंग। बोलो, जावा के प्रोग्राम चलते समय अगर कोई इश्यू आएगा तो वो हैंडल कर सकता है। सी के प्रोग्राम क्या होता है? जब भी कोई इश्यू आता है सी का प्रोग्राम फुस हाथों हाथ फैला देता कि साहब मुझसे तो नहीं हो रहा सॉल्व। जावा कहता है इश्यू आ गया, कोई बात नहीं, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग खुद वहां जाकर सॉल्व करोगे कि इश्यू आने पर करना क्या है, इश्यू आने पर करना क्या है, वो आप लोग खुद हैंडल करोगे। इसी को कहते हैं एक्सेप्शन आने पर हैंडल करना। एक्सेप्शन हैंडलिंग का नाम है। ये टॉपिक आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, इसका कोड भी आएगा एग्जाम में, और उसके चांस लगभग 100% है। इसका कोड भी आ गया इस बार, क्योंकि पिछली बार न्यू के ऊपर क्वेश्चन आया था ना, इस बार मेरे हिसाब से एक्सेप्शन हैंडलिंग पर क्वेश्चन जरूर छपेगा। तो वो तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। नहीं, कैश होने के कई सारे कारण होते हैं। नहीं, मेमोरी का तो इश्यू आता ही नहीं आजकल। मेमोरी का कोई इश्यू नहीं आएगा, जिसे हम लोग कहते हैं ना, साथ साथ बोलिए, अगर किसी सॉफ्टवेयर को सफिशिएंट मेमोरी नहीं मिलती, इससे मेमोरी फॉल्ट कहते हैं। ठीक है, या इसको पेज फॉल्ट कहते हैं। ओएस पढ़ लिया आपने? ओएस के अंदर एक ऑप्शन आएगा पेज फॉल्ट। क्या आएगा? तो पेज फॉल्ट का ऑप्शन आएगा वहां पर। लेकिन आजकल जो हम लोग मेमोरी काम में लेते हैं ना, वो कितने जीबी काम में लेते हैं नॉर्मली? बताइए, 1 GB या 4 GB? नॉर्मली 4 GB सबके पास में है। तो आजकल मेमोरी फॉल्ट कभी नहीं आते। इवन एज 100 में से कोई केस बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए। नहीं, क्रैशिंग का मतलब है कि आपने उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया है। हाँ, अगर हैंडल किया तो नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा, कभी टर्मिनेट नहीं होगा। तभी तो हैंडल हुआ, तभी तो संभालना हो गया। और क्या लिखवाया मैंने? कल कोई भी ऐसा वर्ड लिखवाया हो जो आपको कम समझ में आया हो, दोबारा पूछ लो। आगे जाकर इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलो, जावा सब समझ में नहीं आया तो ध्यान से सुनिए, कोई बात नहीं। बोलो, जावा का इनिशियल नाम, इनिशियल नेम ग्रीन टॉक था। क्या था? एक्चुअली में हुआ यह था कि 1990 की बात है, सन माइक्रो सिस्टम की। तो सन माइक्रो सिस्टम सेटअप बॉक्स के लिए एक लैंग्वेज बना रहा था। लैंग्वेज बनाने से पहले सन माइक्रो सिस्टम ने एक टीम बनाई कि आज हम लोग एक नई चीज बनाएंगे। उस टीम को नाम दिया गया ग्रीन टीम। क्या नाम दिया गया? और इस टीम ने मिलकर एक लैंग्वेज बनाई जिसका हेड था जिम गोसलिंग। क्या था? तो जिम गोसलिंग ने, अपनी टीम का नाम ग्रीन टीम था, इसलिए उसने अपनी लैंग्वेज का नाम क्या रखा? ग्रीन टॉक। क्या नाम रखा? पर लोगों ने काफी ऑब्जेक्शन किया, टीम वालों ने, कि यार ग्रीन टॉक नाम सही नहीं लग रहा, इसका मतलब होता है हरी हरी बातें, है ना? तो उन्होंने चेंज किया। तो जिम गोसलिंग ने क्या कहा? जिम गोसलिंग कहा कि अपने ऑफिस के बाहर में बाहर जो ना एक ओक का पेड़ है। किसका पेड़ है? तो उन्होंने नाम क्या दे दिया? ओक। क्या नाम दे दिया? 2-3 सालों तक ये नाम रहा जावा का। फिर एक कंपनी थी अमेरिका की जो तेल बनाती थी, उस कंपनी का नाम भी था ओक। क्या नाम था? उस कंपनी ने लेकर डाल दी एक रिपोर्ट
कि साहब हमारा नाम चुरा लिया इन्होंने। एफआईआर तो नहीं बोलते उसको, पेटेंट इसको बोलते हैं या ट्रेडमार्क इश्यू बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब ओक नाम तो हमारा है, आप लोग कैसे ले सकते हो। तो फिर इसका नाम बदल कर क्या रखा गया। अब हुआ ये कि जेन गोसलिंग और मैं, हम दोनों ही बहुत शौकीन हैं, फर्क बस इतना है उसको कॉफी पसंद है और मुझे चाय। तो जेन गोसलिंग को कॉफी बड़ी पसंद थी। अब वो कॉफी पी रहे थे और उनके सामने इश्यू था कि भाई नाम तो चेंज करना पड़ेगा, ये नाम तो किसी और ने ले लिया है। तो उन्होंने कहा कि अपना सिंबल क्या रहेगा, गरम गरम कॉफी। क्या रहेगा। वो दिन में कम से कम 25-30 तो कॉफी पी जाता था। अब सबसे अच्छी कॉफी मिलती कहां है, तो वो कहा कि अपने यहां पर जो कॉफी आती है ऑफिस में, वो आती है इंडोनेशिया के पास में छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है जावा। क्या नाम है। तो एक्चुअली में जावा जो है वो एक आइलैंड का नाम है और यहां की कॉफी बहुत फेमस होती है। तो उन्होंने कॉफी के शौकीन थे, इसलिए उन्होंने अपने नाम क्या रख दिया कि भाई अपनी कॉफी कहां से आती है, कि जावा आइलैंड से आती है। बोला अपने लैंग्वेज का नाम क्या रहेगा, जावा। इसीलिए लैंग्वेज का नाम जावा रखा गया। और जावा जो है और इसका सिंबल क्या रखा गया, कॉफी मग। अब हुआ ये कि कुछ सालों बाद, अभी बात करूं तो 2015-16 की बात है, एक नई लैंग्वेज आई जिसका नाम है कॉटलिन। क्या नाम है। अब कॉटलिन और जावा लगभग सेम है। तो जिसने भी ये लैंग्वेज बनाई उसने कहा कि अपने लगभग जावा के जैसे ही है, तो जावा के पास का कौन सा आइलैंड है, कॉटलिन। तो उसने नाम क्या रख दिया, कॉटलिन। तो ये दोनों ही आइलैंड के नाम है, दोनों ही नजदीक है। करेक्ट है। तो आजकल हम लोग एंड्रॉइड ऐप किस में बनाते हैं, कॉटलिन और जावा लगभग आप कह सकते हो कि लगभग 99% सेम होती है। बस थोड़ा सा फर्क है, वो भी एडवांस लेवल पर, जिसको हम लोग कहते हैं लामदा। तो चलिए जावा का नाम लिख लीजिए। क्या रोहित, अब तो ठीक है कि जावा क्या है। जावा समझ में नहीं आया, बाकी सारे सब समझ में आ गए। तो अब जावा क्या है, आइलैंड का नाम। नहीं, डॉट नेट कोई लैंग्वेज नहीं है। डॉट नेट एक सॉफ्टवेयर है, इस पर अलग अलग लैंग्वेजेस चलती है। शीशा, हाँ वो अलग लैंग्वेज है, वो माइक्रोसॉफ्ट की पर्सनल है। चलिए अब ऑनलाइन वालों से थोड़ी सी बात तो हो जाए। बहुत प्यारा क्वेश्चन आया है कि सी के बाद C++ स्टार्ट होती है, जावा क्यों। ये किसने कह दिया। मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये कहानी किसने सुनाई कि सी के बाद में C++ ही आनी चाहिए कॉलेज में। गलत। सी के बाद में आप दुनिया की कोई भी लैंग्वेज पढ़ सकते हो, C++ का आना जरूरी नहीं है। मैं आपको जावा पढ़ाकर C++ पढ़ा सकता हूं, लेकिन जब मुझे बोला गया कि भैया यहां पर पढ़ाना है, तो मैंने सर के सामने एक ही शर्त रखी। मेरे को सर सी से शुरुआत करेंगे हम लोग, उसके बाद में आपकी जो इच्छा हो वो लगवा देना सब्जेक्ट, मुझे कोई इश्यू नहीं है। बस सी पढ़ाए बिना मैं किसी को जावा, पाइथन या कोई और लैंग्वेजेस नहीं टच करवा सकता। खेल सारा सी का है। आपको लिए हो सकता है ये 4 लैंग्वेज हो, लेकिन वो लोग जो कहते हैं ना 4 लैंग्वेज है, वो सबसे बेवकूफ होते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये सब के सब एक ही लैंग्वेज है। बस आप यूं समझो कि सी में थोड़े से कम फीचर है, और जब ज्यादा फीचर जोड़े गए तो वो क्या बन गई, जावा। थोड़े से और अलग फीचर जोड़े गए तो C++, कुछ और फीचर जोड़े गए तो पाइथन। सब कुछ सी को ही फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके पास में C++ है या नहीं। आप कहो तो मैं C++ का नाम ही नहीं लूंगा, बात ही खत्म करते। फिर भी आपको जावा में अच्छे से समझा सकता हूं। क्या सबने लिख लिया ये। अब वापस अपनी कॉपी में एक बार देखकर बताइए। देखो जावा के क्वेश्चन आपको भी पता है, मुझे पता है कि 1 से 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, बहुत आसान है। ठीक है ना। और आपको भी पता चला होगा कि आने वाले समय में प्राइवेट स्कूल के टीचर और गवर्नमेंट स्कूल के टीचर की सैलरी एक जैसी होगी। पता है आपको, एक नया लॉ आ रहा है एजुकेशन में। ठीक है, नहीं, जो भी आपकी सैलरी होगी गवर्नमेंट में वही प्राइवेट में भी होगी। आज हम लोग गवर्नमेंट को क्यों चूज करते हैं। पहली बात है कि उसकी सैलरी प्राइवेट से अच्छी है, स्कूलों की। नंबर 2, सिक्योरिटी है, निकालते नहीं है। ठीक है ना। प्राइवेट में भी, और आपको वो बाकी जो गवर्नमेंट के जो स्पेशल आपको मिलते हैं अलाउंसेस, वो भी मिलते हैं। ये सब कुछ आपको प्राइवेट स्कूल में भी मिलेगा।
लेकिन सिक्योरिटी को छोड़कर बाकी सारे मिल जाएंगे, और सिक्योरिटी को लेकर डरने की जरूरत नहीं है अगर आप में क्वालिटी है तो। सिक्योरिटी से वो डरते हैं जिनमें क्वालिटी नहीं है, वो कहते हैं अपन लग गया बट अपन को मतलब ही नहीं। लेकिन जिसको लगता है कि सर मेरे पास नॉलेज है, तो उसके लिए एक स्कूल बंद है तो 4 स्कूल और खुली है। अगर मैं प्राइवेट कंपनी में हूं तो मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि मेरी कंपनी मेरा क्या कर रही हो, निकाल रही है तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। आज तक मैंने 7-8 कोचिंगों में पढ़ाया है, 7-8 कॉलेजेस में पढ़ाया है। एक बंद हो है तो दूसरे में चले गए, कम पैसे दिया आगे में कूद गए, क्या फर्क पड़ता है? बेरोजगारी तो है ही नहीं अभी तक। उनके लिए दिक्कत है जो हमारे छाछ वाले हैं, जिनको सिर्फ सोने से मतलब है। उनकी टांगे कब कब आती है कि सब निकाल दिया तो क्या करूंगा, मर मरते तो लगा मैं यहाँ। तो क्वालिटी रखिएगा, कहीं डरने की जरूरत नहीं है। और जावा जो है, ठीक है ना, आपका एम आपने बिल्कुल गलत बांध रखा है कि सब हमें टीचर बनना है। आपको तो कहना है सब टीचर तो मेरा पार्ट टाइम रखूंगा मैं सिक्योरिटी के लिए, मेन काम तो मेरा रहेगा फ्रीलांसिंग। क्या रहेगा? अगर ऐसा सोचोगे तो महीने के 1 से 1.5 लाख या 2 लाख तक पहुंच जाओगे। खाली स्कूल के भरोसे बैठे रहोगे तो जय बाबारी, क्योंकि ट्यूशन भी नहीं मिलेंगे आपको। गवर्नमेंट में ट्यूशन भी तो नहीं मिलते, और गवर्नमेंट टीचर को प्राइवेट वाले भी नहीं भेजते। तो याद रखिएगा, अपना एम गवर्नमेंट नौकरी नहीं है, अपना एम है कि महीने के कम से कम, आज की बात करूं तो कम से कम अपने पास में 1 लाख कम से कम होना चाहिए महीने पर मंथ। और आपको जब 1-2 साल की बात करोगे तो कम से कम 1.5 से 2 लाख तो कम मिनिमम अमाउंट होना चाहिए। अपना कितना, अपना तो बताते नहीं है, अपना दुनिया भर का है। पर जितना भी हो, मेरा पैकेज है कि जितना भी मैं कमा लूं, हमेशा कम ही लगता है। अगर मुझे 4 भी मिल रहा है तो मुझे लगता है नहीं यार मुझे 8 मिलना चाहिए। जब मुझे 8 मिलने लगे तो मुझे लगता है कि नहीं यार 16 मिलना चाहिए, ज्यादा सही रहेगा। मेरी क्वालिटी तो वैसी है? नहीं भाई, खुद का तो कुछ शुरू नहीं करेंगे, माता फोड़ी है, आपको कौन संभालेगा तो बैठे। तो ध्यान से सुनिए, जावा की कोई भी ऐसा शब्द जो दोबारा समझाना समझा दो, नहीं तो मैं आगे बढ़ू, आगे बढ़े। चलिए अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, है ना? तो बोलिए, जावा डायनामिक लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? डायनामिक का मतलब है कि यहां पर सब कुछ रन टाइम पर फाइनल होता है। क्या फाइनल होता है? जावा के लगभग सारे फीचर्स रन टाइम पर डिसाइड होते हैं, प्रोग्राम चलते समय डिसाइड होते हैं कि करना क्या है। जैसे कि मान लो आपने कहा कि सभी कोचिंग खोल देते हैं, ठीक है मैं कोचिंग खोल दूं, बताइए मुझे रूम की साइज कितनी रखनी चाहिए? मुझे अभी तक नहीं पता कि कितने स्टूडेंट आएंगे, अभी बताइए। एक 10 बच्चों के कैपेसिटी का लूं, 100 का लूं, या 2 बच्चों के कैपेसिटी का रूम लूं? मुझे नहीं पता। मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं सबसे पहले एक अनाउंसमेंट कर देता हूं कि भैया हम लोग नया बैच शुरू कर रहे हैं, नई कोचिंग शुरू कर रहे हैं। अब वहां पर एडमिशन के हिसाब से मैं तय करूंगा, हाँ या ना? यही कॉन्सेप्ट होता है डायनामिक का। क्या होता है ये? डायनामिक का मतलब होता है कि पहले कुछ फाइनल नहीं करेंगे, जब प्रोग्राम चल रहा होगा तो फाइनल होगा हमारे पास में। क्या होगा? फाइनल। कब होगा? रन टाइम पर, प्रोग्राम चलते समय फाइनल होगा। सी में भी ये फीचर है, लेकिन सी में ये फीचर कम है। जावा में लगभग सारे फीचर किसको सपोर्ट करते हैं? डायनामिक। बोलो, जावा में लगभग सभी फीचर्स रन टाइम पर काम करते हैं। क्या करते हैं? काम करते हैं। एक उदाहरण देता हूं, छोटा सा उदाहरण। आपने कहा कौन कौन से ऐसे फीचर है, तो अभी तक मैंने कोडिंग समझाई नहीं है, तो कोडिंग से पहले अगर मैं समझाऊं तो एक छोटा सा, वो है इंपोर्ट। क्या है? जावा में इंक्लूड नहीं होता, इंपोर्ट होता है। अब इंक्लूड और इंपोर्ट में क्या डिफरेंस है, छोटा सा मैं आपको बताता हूं। ये एक फाइल है, क्या नाम है इसका नाम है stdio.h। इसमें फंक्शन है printf फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? एक फंक्शन है scanf, करेक्ट है ना? ये मान लो हमारे पास में कोई फाइल है जिसमें 2 फंक्शन है, ठीक है? अगर मैं लिखता हूं #include, क्या लिखता हूं? stdio.h। क्या लिखता हूं? तो ये पूरी फाइल के सारे फंक्शन, मान के चलते हैं 100 फंक्शन है। कितने फंक्शन है? तो 100 के 100 फंक्शन हमारे प्रोग्राम में क्या हो जाएंगे? ऐड।
चाहे मैं काम में लूं चाहे ना लूं, सबके सब ऐड हो गए। सबके सब क्या हो गए? ऐड। जैसे कि मैंने कहा कि कल आप लोग कॉपी लेके आएंगे, तो आप में से कई लोग होंगे जो 5वीं क्लास से लेकर कॉलेज तक जितनी भी कॉपी है वो भर के ले आएंगे बोरे में, और आप में से कुछ लोग होंगे जो एक कॉपी लेके आएंगे, सर जो पढ़ा रहा है वही लाना है, बाकी लानी नहीं है। तो मुझे बताओ, सब कुछ ले आना अच्छी बात है, जिसकी जरूरत है उसको ले आना। तो इस चीज को सुधारा गया। हैश इंक्लूड ऐसे करता है। इंपोर्ट की खास बात देखिएगा, इंपोर्ट क्या करता है, अगर मैं लिखता हूं इंपोर्ट stdio.h, ये लिख दिया, फिर मुझे बताना पड़ता है कि मुझे इसमें से कितने काम में लेने हैं। आपको सबसे प्रिंटफ काम में लेना है तो आगे लिख देना प्रिंटफ। क्या लिख देना? तो केवल किसको जोड़ा जाएगा? प्रिंटफ को। वो भी कब जोड़ा जाएगा? रन टाइम पर। तो ज्यादा बताइए अच्छा कौन है, हैश इंक्लूड अच्छा या इंपोर्ट? तो इंपोर्ट फाइनल करता है। एक और एग्जांपल देता हूं, बोलो। जावा में जैसे सी में सारा काम किससे होता है? फंक्शन से। उसी तरह से जावा में सारा काम किससे होता है? क्लास। अब दोनों में फर्क देखिएगा। जब मैं सी के प्रोग्राम को चलाता हूं तो मेरे दोनों फंक्शन चाहे चल रहा हो चाहे नहीं चल रहा हो मेमोरी में लोड हो जाएंगे। दोनों ही कहां लोड हो जाएंगे? चाहे वो दूसरा फंक्शन कॉल नहीं भी हो रहा तो भी लोड हो जाएगा। क्या आपने कभी ऐसा प्रोग्राम बनाया सी में? बताइए, इस फंक्शन का नाम क्या है और इसका नाम क्या है? शुरुआत कहां से, खत्म कहां? हाय कभी चला? जब इस प्रोग्राम को मैं चलाऊंगा तो ये भी हमारे मेमोरी में जाएगा और ये भी, जबकि चल केवल कितना रहा है? एक। जावा ऐसा नहीं करता। जावा कहता है कि एक को चलाना है तो एक को ही मेमोरी में डालेगा, बाद में अगर बी की जरूरत पड़ गई तो फिर बी को बाद में डालेगा। एक साथ में नहीं रखेगा वो, जब जब जरूरत है तब तो वो लाता रहेगा। तो मुझे बताइए, आप लोग रूम पर रहते हो, चाय वाय बनाते हो, खाना वाना बनाते हो, तो क्या आप एक साथ में 50-100 किलो आलू ले आते हो? जितनी जरूरत है उतने लेकर आओ ना, ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि आपके पास इतनी जगह ही नहीं है रूम में। चाय पत्ती भी लेके आते होंगे तो भी आप लोग आधा किलो या 1 किलो, इससे ज्यादा तो लाते हो। कोई 100 किलो चाय पत्ती लेके आया? नहीं। तो जितनी जरूरत है उस समय ले आएंगे, जब और जरूरत पड़ेगी तो और ले आएंगे। यही जावा का कॉन्सेप्ट है। तो साथ साथ बोलिए, जावा के प्रोग्राम में अगर 10 क्लासेस हैं तो एक समय पर एक क्लास चलेगी तो वो ही लोड करेंगे, बाकी लोड, जब बाकी चलेगी तो उनको लोड करते रहेंगे, जब जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी तो नहीं करेंगे। पर सी ऐसा नहीं करता। सी कहता जरूरत हो नहीं हो सब कुछ लोड कर दो। तो कुछ चीजें सी में कमियां थी, उन कमियों को किस में सुधारा गया? तो मुझे बताइए, सी पहले कह देता है सब कुछ लोड होगा, चाहे यूज करो चाहे नहीं करो। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्टैटिक। क्या कहते हैं? सब कुछ लोड हो गया, फिक्स हो गया, अब चाहे यूज करो नहीं करो आपकी हेडेक है। जावा है डायनामिक। क्या है? रन टाइम पर फाइनल होगा कि क्या करना है। तो बताइए ज्यादा अच्छा ऑप्शन किसका है? डायनामिक होना। हालांकि सी में भी हम लोग करते हैं, लेकिन सी में हर फीचर नहीं होता, इसमें तो हर फीचर ठूसा पड़ा है। चलो लिख लो, डायनामिक लैंग्वेज। सभी फीचर्स रन टाइम पर काम करते हैं, चलते समय काम करते हैं। ऐसा नहीं कि सारे, एक दो हैं जो पहले ही काम कर लेते हैं। फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं? ध्रुव का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फ्रीलांसिंग करने से पहले गवर्नमेंट जॉब लेनी पड़ेगी दोस्त। गवर्नमेंट जॉब ले लो, एक सिक्योर जॉब ले लो, उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे भी अभी मार्केट ठप है, ईरान इराक का लड़ाई चल रही है, यूएसए बिजी है, मार्केट में काम धंधा नहीं है। तो अच्छा मौका है कि आप लोग अनुदेशक निकाल दें, तब तक ये लड़ाइयां भी खत्म हो जाएगी, ट्रम्प भी हट जाएगा, तो फिर हमारे रास्ते वापस खुल जाएंगे फ्रीलांसिंग के, क्योंकि मोस्टली काम वहीं से मिलता है। इसलिए दोनों फीचर्स होना अवेलेबल जरूरी है। जीतू, मैं आपको फिर कहता हूं, कमेंट बहुत सारे आते हैं, अगर
आपका कमेंट नहीं पढ़ा जा रहा तो दोबारा लिख लो दोस्त, और हमेशा तभी कमेंट लिखो जब मैं बोर्ड छोड़ दूं। जब मैं बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं तो मैं आपके कमेंट नहीं दिखूंगा। लैंग्वेज के कितने क्वेश्चन आएंगे? करीबन करीबन 10। कितने क्वेश्चन आएंगे? अगर आपने कमेंट पढ़ लिया और शैली तो हम आगे बढ़े। क्या फायदा पढ़कर मुझे बताओ, फायदा है कुछ? चलिए आगे बढ़ू मैं। अब आते हैं, बोलो जावा। जावा सिक्योर लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? क्यों है? ध्यान से सुनना। सिक्योर का मतलब सबसे समझ गए, इसमें वायरस नहीं घुसते। तो क्यों है सिक्योर? ध्यान से सुनो, बोलो जावा सिक्योर लैंग्वेज है क्योंकि नंबर 1, इसमें क्या नहीं है? पॉइंटर ही है जो सिक्योरिटी तोड़ता है। दूसरा, बोलो वायरस या मालवेयर हानिकारक सॉफ्टवेयर हमेशा सी से बनते हैं। किससे बनते हैं? सी से क्यों बनते? क्योंकि सी में पॉइंटर है, तो जावा में पॉइंटर है नहीं। तो पहली बात तो है कि जावा का प्रोग्राम कभी भी हानिकारक नहीं बना सकते आप लोग। सी के प्रोग्राम को हानिकारक कैसे बनाएंगे? आपके बिना परमिशन के कुछ भी उखाड़ा जा सकता है, क्योंकि उसमें क्या है? पॉइंटर। जावा में पॉइंटर नहीं है, तो पहली बात तो जावा के प्रोग्राम तो कभी खराब नहीं बना सकते, मतलब हानिकारक नहीं बना सकते आप लोग। चाहकर भी बिना यूजर की परमिशन से कुछ नहीं ले सकते। तो आपने जब भी ऐप डाउनलोड करी है तो क्या उससे पहले परमिशन मांगी जाती है आपसे? सी का प्रोग्राम होता तो आपसे परमिशन नहीं मांगता। जावा के प्रोग्राम परमिशन मांगते हैं कि भाई तेरी फोटो में यूज करना चाहूं, आपने कहा यस अलाउ, तो ठीक है। सी के प्रोग्राम में कभी भी परमिशन नहीं होगी, क्योंकि वहां पर पॉइंटर है जो बिना परमिशन के काम करता है। तो पहले मुझे बताइए, पॉइंटर नहीं है जावा में तो सिक्योर तो हो ही गया कि आप इसमें कुछ गंदा वायरस बना ही नहीं सकते हो। गंदी चीजें किस में बनती है? सी से। अब सी के प्रोग्राम को चलाता कौन है? ओएस या इंटरप्रेटर? जावा के प्रोग्राम को कौन चलाता है? तो जब इंटरप्रेटर को चलाने का है, क्योंकि जावा के प्रोग्राम कभी ओएस नहीं चलाता, तो ध्यान से सुनना, ये एक जावा की फाइल है। कैसी फाइल है? मैंने इसके साथ में एक सी की फाइल जो कि हानिकारक है, मालवेयर है। हानिकारक फाइलों को क्या कहते हैं? मालवेयर, जो कि सी में बना हुआ है। इन दोनों को अटैच कर दिया अटैच। तो आपका कोई भी जावा की फाइल थी, उसके साथ मैंने कोई वायरस जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? अब ये वायरस आपकी फाइल के साथ आपके सिस्टम पर आ गया। जैसे ही ये फाइल चलाओगे तो इसको चलाने की जिम्मेदारी किसकी? ओएस की या इंटरप्रेटर की? अब इंटरप्रेटर को एक ही चीज पता है कि वो क्या चलाएगा, ये चाकर भी नहीं चला पड़ेगा, तो ये फाइल पड़ी रहेगी, कोई मतलब नहीं है इसका। अगर किसी के यहां वायरस भेजना है, मान लो मैं आपको हैकिंग करता हूं मैं, ठीक है ना, आपका सिस्टम मुझे हैक करना है, तो आपका सिस्टम के अंदर मैंने एक सी की फाइल है। किसकी फाइल है? ये आपकी नॉर्मल सी का सॉफ्टवेयर है, जिसके साथ में मैंने एक हानिकारक सी की फाइल जोड़ दी। अब दोनों जोड़ दी। अब इस फाइल के साथ में ये फाइल भी आपके पास आ गई। अब इस फाइल को चलाता कौन है? जब ओएस इसको चलाता तो ओएस इसको भी चला सकता ना। इस वजह से आपके कंप्यूटर में वायरस या हैकिंग वाले सॉफ्टवेयर चल जाते हैं। तो वायरस हो गया या हैकिंग वाले सॉफ्टवेयर होंगे, ये सब सी से बनते हैं, और सी को चलाने की जिम्मेदारी किसकी? तो ओएस इस वाले नॉर्मल सॉफ्टवेयर को चलाएगा तो इसको भी चलाएगा। उसको नहीं पता ओएस को कि ये बेकार है, उसको लगता है ये सॉफ्टवेयर तो इसको चलाओ। यहां पर क्या होता है? यहां पर चलाने की जिम्मेदारी किसकी? इंटरप्रेटर चाहकर भी सी के प्रोग्राम को नहीं चला सकता, वो केवल एक ही प्रोग्राम को चला सकता है, जावा। तो आपकी फाइल पड़ी की पड़ी रह जाएगी, वायरस। तो जब आप लोग सिक्योरिटी वाला पढ़ेंगे, नेटवर्क सिक्योरिटी हो गया या बाकी है? हो गया? ओहो, चलिए सिक्योरिटी की बातें करते हैं। सबकी हो चुकी है सिक्योरिटी? चलिए बच गए, बोलो बच गए, बोलो। अरे बचा लिया मैंने आपको, मैं 2 क्वेश्चन पटक देता। साथ साथ बोलो, जावा के प्रोग्राम
इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर द्वारा चलाए जाते हैं। इंटरप्रेटर चाहकर भी क्या नहीं चला सकता, सी की फाइल है, तो वायरस आ भी जाएगा तो चलेगा नहीं। इसलिए जावा के प्रोग्राम क्या माने जाते हैं, सिक्योर। दो कारणों की वजह से। पहला, इसमें खुद में क्या है, पॉइंटर नहीं है, तो जावा में तो हानिकारक सॉफ्टवेयर बना ही नहीं सकता। जो भी करोगे विद परमिशन करनी पड़ेगी आपको। नंबर 2, मान लो आपने सी वाला सॉफ्टवेयर बनाकर जावा के साथ जोड़ तो दिया है, पर वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि जावा के प्रोग्राम चलाता कौन है, इंटरप्रेटर। तो जब भी हम लोग हैकिंग करते हैं या वायरस बनाते हैं, तो हम लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हमें अपना वायरस किसके साथ में जोड़ना है, सी की फाइलों के साथ में या C++ की फाइलों के साथ में। जावा की फाइलों के साथ जोड़कर कोई कर नहीं सकते, दिक्कत। लिख लीजिए, सिक्योर है जावा। तो हम लोग जावा की विशेषताएं देख रहे हैं। अभी बात करेंगे, अगला वही है। कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आपके सब्जेक्ट नहीं हुए तो हो जाएंगे, अभी कौन सी जल्दबाजी कर रहे हो। मैंने आपको पहले भी सलाह दी थी कि हर महीने 2 सब्जेक्ट खत्म करने हैं। कितने, ज्यादा नहीं। टाइम मिले तो मौज मस्ती करते रहो, लेकिन 2 से ज्यादा सब्जेक्ट मत करना। सफिशिएंट टाइम में हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। मालवेयर का मेन काम क्या है, ध्यान से सुनना। अगर जिसको पता है, मालवेयर का मतलब है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। क्या नाम है, हानिकारक सॉफ्टवेयर को मालवेयर कहते हैं, ठीक है ना। अब हानिकारक सॉफ्टवेयर का काम क्या क्या हो सकता है। पहला, आपके हार्डवेयर को डिस्टर्ब करना। बोलो, ऐसे मालवेयर जो हार्डवेयर को डिस्टर्ब करते हैं, उन्हें उन्हें बूट सेक्टर वायरस कहते हैं। इनका मेन काम क्या है, हार्डवेयर को डिस्टर्ब करना। बोलो, मालवेयर जो फालतू की मेमोरी खाएंगे, उन्हें वायरस कहते हैं। मालवेयर जो आपके दूसरे सॉफ्टवेयर का एक्सेस ले लेगा, वो वॉर्म कहलाता है। तो मालवेयर कोई एक सॉफ्टवेयर नहीं है, अलग अलग तरह के हानि पहुंचाने की। किसी को हानि पहुंचानी है तो हो सकता है किसी को मेंटल हानि पहुंचा दे, हम लोग किसी इंसान को फाइनेंशियल हानि पहुंचा दे या हेल्थ की हानि पहुंचा दे। उसी तरह से कंप्यूटर को हानि पहुंचाने के लिए आपको हानियां पता होने से ये हमारे लॉसेस हो सकते हैं, और हर लॉस के लिए एक अलग से मालवेयर बना हुआ है, वो आपको याद रखना है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन वही आएगा, ठीक है। और अगर मैं आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू हानि नहीं पहुंचा सकता, मालवेयर के थ्रू हानि नहीं पहुंचा सकता, तो मैं आपको फंसाऊंगा। इसे बोलते हैं फिशिंग। क्या बोलते हैं, फिशिंग हो गया, सिमिंग हो गया, विशिंग हो गया, ये सब के सब इसके टाइप हो गए। तो हानि पहुंचाने के 2 कारण, या तो मैं आपको जालसाजी में फंसा लूं या फिर कोई सॉफ्टवेयर भेज दो ऐसा हानिकारक सॉफ्टवेयर। तो मालवेयर की चर्चा तो नहीं करेंगे, पर लेकिन इतना जरूर पता होना चाहिए कि मालवेयर हमेशा किससे बनते हैं,
और सी के पास में क्या चलाने की शक्ति है? हार्डवेयर। तो किसी ने सुना है बूट सेक्टर वायरस? वो सी से बनता है। वायरस सब सी से बनते हैं। हैकिंग भी सी से करते हैं, क्योंकि हैकिंग भी आपके दूसरे सॉफ्टवेयर का एक्सेस ले लेती है, और वो काम केवल किससे करवाया जा सकता है? सी से। चलिए, अब आएगी ये प्रॉपर्टी सबसे बड़ी और सबसे बढ़िया है, ठीक है ना? अगली प्रॉपर्टी देखिए, तो ध्यान से सुनना दोस्त इसको, ठीक है ना? बहुत ही ध्यान से। चॉइसेस यहां पर बहुत काम आएगी। चॉइस समझते हो? अगर मेरे ऑप्शंस बदलेंगे, क्वेश्चन सेम रहेगा, ऑप्शन बदलेंगे तो मैं अपना आंसर बदल दूंगा, ठीक है? देखो, कंप्यूटर साइंस में मैं आपको पहले आगाह कर देता हूं, कंप्यूटर साइंस में क्वेश्चन टफ नहीं होते, लेकिन ऑप्शन देखकर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता हमारा। ऑप्शन बहुत ही नजदीकी होते हैं, तो वहां आपको याद रखना पड़ता है। जब मैं आपको एमसीक्यू करवाता हूं तो मैं हमेशा इस चीज का ध्यान रखता हूं कि अगर ये ऑप्शन दे दिया जाए तो ये हमारी पहली चॉइस होगी, अगर ये नहीं है तो फिर इसको टिक करना है, ये नहीं तो उसको टिक करना है। आप सिर्फ ये सीखने के लिए यहां आए हो, आप लोग कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं, आप कोई जावा के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बन रहे, आप बस ये जानना चाहते हो कि सब हमारे प्रोग्राम में जावा के किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, हाँ या ना? तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करेंगे, और क्वेश्चन के अंदर दिक्कत क्या आती है सबसे बड़ी, यहां क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से तय होता है, मना आंसर देखिएगा बदलता है। देखो कैसे बात करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, जावा कैसी लैंग्वेज है? उप्स लैंग्वेज है। बोलो, जावा एक उप्स लैंग्वेज है। पहले बताइए उप्स की फुल फॉर्म क्या है? ओ का मतलब क्या है? ओ का मतलब, पी का मतलब प्रोग्रामिंग, एस का मतलब मैं ऑप्शन दे रहा हूं पहला, सिस्टम, एस का मतलब दिया दिया मैंने स्ट्रक्चर, एस का मतलब मैंने दे दिया सॉफ्टवेयर, एक के साथ कितने लोग हैं? हाथ उठाइए, सिर्फ हाथ उठाने की बात है। 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6, 6.5 हो गए। 2 के साथ में कौन है? गुड, ज्यादा भारी संख्या 2 के साथ में है। और 3 के साथ में कौन है? कम संख्या। तो सही आंसर है, एस का मतलब क्या होता है? सिस्टम। एस का मतलब क्या होता है? सही शब्द सिस्टम है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा था, ओ लल्ला, बाद में ज्ञान बांटना, पहले ध्यान से सुनो। एस का सही तात्पर्य क्या है? सिस्टम। क्या है? बोलो, अगर सिस्टम ऑप्शन में नहीं है तो स्ट्रक्चर हमारी सेकंड चॉइस होगा। मैं आपको हमेशा कहता हूं, कंप्यूटर के क्वेश्चन हमेशा चॉइसेस की बेस पर होंगे। जैसे कि कल परसों एक क्वेश्चन आया था, फादर ऑफ एआई क्या था? चलो, एक फंडामेंटल का क्वेश्चन बड़ा फेमस है राजस्थान में, ऑप्शन दे रहा हूं, आंसर देना। दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो आंसर क्या होगा? लेकिन अगर मैं यहां पर कर दूं मैकार्थी, क्या कर दूं? तो अब हमारा आंसर क्या होगा? आंसर बदल गया। तो बताइए, फादर ऑफ एआई की पहली चॉइस क्या है? ऐसा नहीं है कि एलन ट्यूरिंग ने एआई के अंदर कुछ किया नहीं, शुरुआत इसने करी थी एलन ट्यूरिंग ने, लेकिन उसको पूरा फॉर्मलाइज करना, पूरा पैटर्न बताना, पूरा अच्छे समझाना, वो जॉन मैकार्थी का काम था। करेक्ट है? चलिए, एक और क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, बी तो ऑप्शन में नहीं, 1 2 3 4 चल रहा है, कौन था ये? रोहित, प्लीज बता दो माल कहां से ला रहे हो यार, जोरदार है। त्रिवेणी।
हाँ जी, मॉडर्न कंप्यूटर के पिताजी कौन है? परफेक्ट आंसर है। अब बताइए, जॉन वॉन न्यूमैन। अब बताइए, चार्ल्स बेबेज। अब बताइए, तो आपको कंप्यूटर के क्वेश्चंस के अंदर और स्पेशली हिस्ट्री के अंदर, या जो ऐसे हर क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको चॉइसेस पता होने चाहिए कि पहली चॉइस किसको रखनी है, सेकंड चॉइस किसको रखनी है। उसी तरह से हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं कि पहली चॉइस क्या रखनी है, सिस्टम नहीं हो तो स्ट्रक्चर। अब ये उप्स है क्या? क्वेश्चन है सर, ये उप्स है क्या? बोलो। उप्स उप्स एक प्रोग्राम लिखने की स्टाइल है, बाबू भाई की स्टाइल है। उप्स, अगर कोई मुझसे पूछे साहब उप्स क्या है, प्रोग्राम लिखने का तरीका है, उसको उप्स कहते हैं। दुनिया में कई सारे तरीके हैं, जैसे सी के लिए मैंने बताया था, सी में सारा काम फंक्शन से होता है, यस या नो? तो सी को फंक्शनल लैंग्वेज कहते हैं। उसमें आप जो भी काम करोगे फंक्शन बना के काम करोगे। लेकिन अगर कोई लैंग्वेज में कहता हूं उप्स है, क्या है, तो आप सारा काम किससे करोगे? क्लास एंड ऑब्जेक्ट से। तो बोलो, उप्स क्या है? प्रोग्राम लिखने का तरीका। साथ साथ बोलो, अगर कोई लैंग्वेज जावा, पाइथन, अगर कोई लैंग्वेज उप्स है, जावा उप्स है, इसका मतलब जावा प्रोग्राम क्लास और ऑब्जेक्ट से बनेंगे। सी कैसी लैंग्वेज है? तो सी के प्रोग्राम किससे बनते हैं? फंक्शन से। वहां सब कुछ फंक्शन की स्टाइल में चलता है, और यहां सब कुछ किसकी स्टाइल में चलता है? क्लास और ऑब्जेक्ट की स्टाइल में। तो अगर मैं कहता हूं C++ उप्स है, तो बताइए C++ में हम लोग काम कैसे करेंगे? क्लास और ऑब्जेक्ट से। तो उप्स जो होता है एक तरीका है प्रोग्राम लिखने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखना चाहूं C में और जावा में, दोनों के अंदर मैं सेम प्रोग्राम बनाता हूं जिसके अंदर मुझे हेलो छापना है। क्या छापना है? इसमें भी हेलो छापूंगा और इसमें भी हेलो। तो बताइए C का स्टाइल क्या है? फंक्शंस। C का स्टाइल क्या है? तो पहले क्या बनाना पड़ेगा? फंक्शंस। फिर आपको यहां पर क्या लेना पड़ेगा? फंक्शंस। तो जैसे ले लिया हेलो, ये बन गया हमारा सी का प्रोग्राम। ऊपर हैश इंक्लूड फलाना ढिमका। जावा कैसी लैंग्वेज है? तो आपको यहां क्या बनानी पड़ेगी? क्लास एप्पल हो गया, फिर यहां पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आ गया, फलाना ढिमका आ गया, एसओपी आ गया, और फिर आपको हेलो। तो मुझे बताइए, दोनों में हेलो छप रहा है, पर दोनों के प्रोग्राम देखते हो तो इसमें फंक्शन के थ्रू सारा काम हो रहा है और इसमें किसके थ्रू हो रहा है? क्लास के थ्रू। तो जावा कैसी मानी जाती है? उप्स। मतलब जावा कहती है मैं अपने प्रोग्राम क्या बनाकर सॉल्व करूंगी? क्लास और ऑब्जेक्ट। और सी कैसी मानी जाती है? फंक्शन। ये कहता है मैं अपना सारा काम क्या बनाकर सॉल्व करूंगा? फंक्शंस। तो क्या आपको ये चीज का मतलब समझ में आ गया? तो उप्स कोई लैंग्वेज नहीं है। कई स्टूडेंट कहते हैं साहब उप्स लैंग्वेज पढ़ा दो। अरे उप्स लैंग्वेज कोई है ही नहीं, उप्स तो स्टाइल है। क्या है? स्टाइल है। जैसे कि हम लोग लड़कों की बात करें तो हम लड़कों ने, कुछ लोगों ने शर्ट पहने हैं, कुछ ने कुर्ता पहना है, कुछ ने फुल स्लीव शर्ट पहना है, किसने हाफ स्लीव पहना है, कुछ ने राउंड नेक फुल स्लीव पहना है, किसने राउंड नेक हाफ पहना है। ये सब के सब कपड़े हैं, लेकिन सबकी स्टाइल अलग है। उसी तरह से यहां पर स्टाइल्स होती है। क्या होती है? स्टाइल्स होती है कि प्रोग्राम को लिखे कैसे। आर्किटेक्चर कह सकते हो आप। तो बोलो, उप्स प्रोग्राम लिखने का तरीका है, स्टाइल है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए अब बात करते हैं ये उप्स का मतलब आया कैसे। तो ध्यान से सुनना, बोलो। बहुत फेमस क्वेश्चन है, दुनिया की प्रथम उप्स लैंग्वेज कौन सी थी? जिसमें क्या था? उप्स का कॉन्सेप्ट था। बोलो, दुनिया की, चलो पहले ये लिखते हैं। तो दुनिया की पहली ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर उप्स का लॉजिक था, वो है दोस्तों, उसका नाम है सिमुला।
क्या नाम है? शिमला नहीं, सिमुला। सिमुलेशन से बना है सिमुला। क्या बना है? तो एक लैंग्वेज आई थी, बता सकते हैं कौन सा साल आई होगी? वो बहुत बढ़िया, आधे लोगों को समझ में आ गया कि 1967 में आई। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ना? तो जब आप लोग अपनी ईमेल आईडी बनाते हो, आप लोग लिखते हो ना ईमेल आईडी कि फलाना ढीम का 2004, तो समझ में आ जाता है आपका बर्थडे कब आता है। तो अगर किसी की ईमेल आईडी मिल जाए तो लगभग आप लोगों की ईमेल आईडी और एक इंस्टाग्राम आईडी वगैरह मिल जाए तो आपके नाम वाम का पासवर्ड हम लोग ऐसे क्रैक कर लेंगे, ठीक है ना? चलिए, अब बात है सिमुला की। यह दुनिया की पहली लैंग्वेज थी जिसमें किसका लॉजिक था? उप्स का। इसको बनाने का जो श्रेय है इन्वेंटर, उसकी हम लोग बात करेंगे। मैं हमेशा आपको कहता हूं, और आपका बैच तो फिर भी बढ़िया है क्योंकि मॉर्निंग में आ रहा है। उन लोगों की हालत सोचिए जो दिन में 1 बजे या 2 बजे आते हैं। कल एक बैच पढ़ा था जो 2 बजे आया था, 1 बजे आया था, तो वो लंच करके आया। क्या करके आया? मुझे कोई दिक्कत नहीं लंच करके आने से, पर दिक्कत यह है कि उसमें से कुछ लोगों ने छाछ पी ली। तो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो तब तक छाछ को छोड़ देना। अब एक स्टूडेंट जो पहली बेंच पर बैठा हुआ है, 2 गिलास छाछ पी के आया था, उसकी आंखें नहीं खुल रही, वो खुद से ही जूझ रहा है, दयनीय हालत में था वो मतलब लिटरली ऐसे बैठा हुआ है। मैंने कहा हुआ क्या? कि सर वो छाछ पी ली। तो मुझे बताइए, आप में से कई लोग छाछ पीते होंगे, हाँ है ना? तो छाछ खरीदते हो या जमाते हो? दही, दही जमा के भी कुछ लोग बनाते हैं। तो आप में से कितने लोग दही जमाते हैं? खुद बनाते दही जमा के करते हैं। तो बाकी लोग नो नहीं करते। साथ साथ बोलो, आज से हमारा नारा, जमाओ दही, जमाओ जोहान दही, जोहान दही। ठीक है, कौन था इसका नाम? क्या यहां तक ठीक है? ठीक है, बोलो। सिमुला प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं थे, जैसे C++ भी प्योर उप्स लैंग्वेज नहीं है। देखो, अगर कोई लैंग्वेज उप्स लैंग्वेज प्योर है तो उसका मतलब उसका हर फीचर, एक फीचर उप्स से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? उप्स से बना होता है, ऑब्जेक्ट से बना होता है। कैसे? वो बात की बात है, मैं बना कर दिखा दूंगा आपको। पर आप सोचिए, कोई लैंग्वेज 100% प्योर का मतलब 100% उप्स कब होती है? जब वो सारा काम उप्स के थ्रू। C++ में मैं चाहूं तो उप्स का यूज कर सकता हूं, चाहूं तो छोड़ सकता हूं, है ना? तो C++ के प्रोग्राम के अंदर, ध्यान से सुनना, मैं फंक्शन से भी सारा काम करवा सकता हूं और उप्स के थ्रू भी सारा काम करवा सकता हूं। C++ दोनों स्टाइल फॉलो करता है, पाइथन भी दोनों फॉलो करता है। पाइथन में ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी, वहां आप लोग सीधा फंक्शन के थ्रू काम करिए जो आपको दे रखे हैं, प्रिंट फंक्शन, इनपुट फंक्शन। C++ में भी ऐसा है। अब क्वेश्चन है कि सर ये तो समझ में आ गया कि ये प्योर नहीं है, प्योर का मतलब 100% नहीं है, तो है कौन? तो बोलो, दुनिया की प्रथम प्योर 100% उप्स लैंग्वेज, यह है छोटी बातें। क्या है? बोले तो ओछी बात, स्मॉल टॉक। कई बार कहते हैं ओछी बात कर दी, तो हम में से कई लोग हैं जो ओछी बातें करते हैं, हाँ है ना, स्मॉल टॉक करते हैं। लेकिन शुरुआत इसकी किसने करी थी, जो छोटी बातों की? तो उसका नाम था एलन के। क्या नाम था? एलन के के बारे में कोई और जानता है? चलिए मैं आपको समझाता हूं एलन के ने क्या उखाड़ा। बोलो, एलन के एक इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर साइंटिस्ट बोल दो आप। इनके लॉजिक बहुत गजब के हैं। तो एलन के जो थे वो काम कर रहे थे जीरोक्स पार्क। किस कंपनी में काम कर रहे थे? तो
एलन केन ने जीरोक्स पार्क में काम करते करते एक लैंग्वेज बनाई जिसका नाम था स्मॉल टॉक, जो कि प्योर उप्स लैंग्वेज है। क्या है ये? प्योर उप्स है। ये दुनिया की पहली उप्स है। करेक्ट है ना? इसके अलावा और भी लैंग्वेजेस जो प्योर उप्स में आती है, जैसे कि स्काला, वो प्योर उप्स में आती है। तो स्मॉल टॉक के बारे में इतना कोई खास नहीं, लेकिन एलन के हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि एलन के क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं। जैसे कि साथ साथ बोल लो, एलन के ने जीओआई का कॉन्सेप्ट दिया। किसका कॉन्सेप्ट दिया? अगर एलन के नहीं होता तो आज मोबाइल हमारे हाथ में नहीं होता। आज हम लोग जो भी चला रहे हैं वो सब जीओआई की वजह से चला पा रहे हैं। हाँ है ना? आपको पता है इंस्टाग्राम खोलने के लिए किस आइकन पर क्लिक करना है? मान लो अगर आपके पास आइकन ही नहीं है, सब कुछ लिखकर काम करना है, तो आधे से ज्यादा लोगों को तो इंस्टाग्राम की स्पेलिंग भी ढंग से आती नहीं है। हाँ है ना? कभी जरूरत ही नहीं पड़ी लिखने की, तो स्पेलिंग में खोटा हो जाता। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं सिंक्रोनाइजेशन लिखना है, तो आधे लोग गलत लिखे जाएंगे, 100% गारंटी मेरी। है ना? तो हुआ ये कि एलन केन ने ना केवल लैंग्वेज बनाई, जबकि क्या दिया था? जीओआई। ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है राजस्थान के अंदर। जीओआई की फुल फॉर्म आपको आती है? बोलिए, फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल इंटरफेस। तो जीओआई का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है? बोलो। ग्राफिक्स की मदद से कंप्यूटर चलाना। क्या आपको ग्राफिक्स दिख रहे हैं? ग्राफिक्स के नाम पर क्या क्या चीजें दिख रही है बताइए? बिल्कुल सही पहचाना, आइकन। और नहीं, टेक्स्ट आइकन ग्राफिक्स में नहीं आता। इमेजेस आइकन में ही आती है। सुनो, ओ लल्ला, वॉलपेपर नहीं। सुनो, क्या आप लोगों ने जीओआई पढ़ा है? आपको फुल फॉर्म आती थी? आपको जो नहीं आता वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला, आपको नहीं पता था कि जीओआई जो है वो किसने दिया था? एलन के। या फिर मैं कह सकता हूं जीओआई किस कंपनी ने दिया? जीरोक्स ने। क्या मेरी बात सही है? जीरोक्स कंपनी ने एक चीज और दी थी, वो है LAN। क्या दिया था? लैन का कॉन्सेप्ट भी सबसे पहले किसने दिया था? जीरोक्स। पर देने वाले व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट मैटकैफे। क्या नाम था? तो जीरोक्स के नाम पर बहुत सारी चीजें आप लोग पढ़ोगे आगे जाकर, ठीक है, फंडामेंटल में। लेकिन जब आप लोग ये पढ़ते हो कि जीयूआई होता है कंप्यूटर को ग्राफिक्स की मदद से चलाना, लेकिन आप लोग क्या जानते हो कि ग्राफिक्स का मतलब होता क्या है? ग्राफिक्स की मीनिंग का मतलब क्या है मुझे बताइए। जैसे एक आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया था, आइकन। और नहीं, कंप्यूटर में ग्राफिक्स का मतलब, ये क्वेश्चन अपने राजस्थान के अंदर 2024 में आया था। बोलो, ग्राफिक्स का मतलब WIMP से होता है। किससे होता है? WIMP। बोलो, W मतलब विंडो, W मतलब I मतलब आइकन, M मतलब मेन्यू, और P मतलब पॉइंटर। पॉइंटर बोले तो कर्सर। यह है ग्राफिक्स का मतलब। चित्र वितरण ग्राफिक्स नहीं कहलाते। दीज आर इमेजेस, वो मल्टीमीडिया डाटा कहलाता है, ग्राफिक्स नहीं कहलाता। आप कंप्यूटर साइंस के और टेक्निकल लोग हो तो आप हर चीज को ग्राफिक्स नहीं कह सकते। हाँ, अगर कोई 5वीं क्लास का बच्चा होता वो कहता सर चित्रों को ग्राफिक्स कहते हैं, मैं मान लेता। लेकिन हम लोग टेक्निकल कोर्स पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर में जीयूआई का मतलब ग्राफिक्स होता है, और ग्राफिक्स की मदद से जब कंप्यूटर चलाते हैं तो हमें 4 चीज मिलेगी। कौन कौन सी? WI। बोलो, टच स्क्रीन आने के बाद ये गायब हो गया। बाकी तीनों चीजें अवेलेबल है। क्या आपको तीनों चीजें देखनी है? तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे आइकन। क्या देख रहे हैं? ये सारे आइकन है, ठीक है ना। दूसरा जो आप लोग देख रहे हैं ये है खिड़की। क्या है ये? इससे कहते हैं विंडो। बोलो, पहली विंडो, दूसरी विंडो, खुली नहीं, खुल जा, मन नहीं है, और खुल गई।
तो बताइए टोटल कितनी विंडो हो गई? 2 विंडो हो गई, हाँ है ना? साइज करते, मूव करते, मैक्सिमाइज, फुसफुस। क्या आपके मोबाइल में भी विंडो आती क्या? नहीं आती? आती है? चलो तो देख के बताओ या सुनकर बताओ, ये कौन सी विंडो है? व्हाट्सएप। जब आप लोग ऐसे, अभी तो एक ही खुली हुई है, तो व्हाट्सएप खोल दूं, इंस्टाग्राम तो बस सुनते पता चल जाता है इंस्टाग्राम चल रहा है। तो मैंने 3 सॉफ्टवेयर पे क्लिक किया, जैसे मैं यहां करता हूं आपको ये विंडो दिख रही है तीनों, ये तीनों विंडो है। दूसरा आपको आइकन भी दिख रहा है अंदर, लंबे चौड़े आइकन भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो विंडो दिख गई, आइकन दिख गया, अब क्या बचा है? मेन्यू। मेन्यू 2 जगह पर मिलेगा आपको। कितनी जगह पर मिलेगा? पहले मिलेगा आइकन के साथ में, बोलो किसी भी आइकन को दबाकर रखने पर क्या खुल जाता है? मेन्यू। ये तो नहीं है, फर्जी है। अरे हाँ, ये देखो, ये आ गया मेन्यू। क्या मेरी बात समझ में आ गई? दूसरा आपको विंडो के अंदर भी मेन्यू दे रखा है। किसके अंदर दे रखा है? ये आपकी एक विंडो देख लो, इस विंडो के अंदर आपको मेन्यू दिख रहा है ऊपर की तरफ, यह है मेन्यू। कोई भी विंडो ले लो, क्रोम ले लेते हैं क्योंकि मोस्टली हम लोग को चलाते हैं। तो क्या आपको यहां पर मेन्यू दिखेगा? देखो यहां पर टैब दिख गई, यहां पर आपका मेन्यू छुपा हुआ है। तो क्या आपको ये लॉजिक क्लियर हो गया? WIMP, ये क्वेश्चन आ रहा है आजकल। GUI की फुल फॉर्म आज से 6-7 साल पहले बंद हो गई थी, कभी किसी ने पूछी नहीं, अब ये पूछ रहे हैं। तो बताइए दुनिया की पहली प्योर कौन सी लैंग्वेज थी? किसने बनाई? एलन के। अब आते हैं बात जावा की। किसकी बात आती है? अब ध्यान से सुनना, ये लफड़े वाली बात क्वेश्चन है। बोलो जावा प्योर उप्स नहीं है। जावा के कुछ फीचर्स प्योर उप से नहीं बनते, लेकिन इसको लगभग बोले तो मोस्टली उप्स है। बोलो जावा मोस्टली उप्स है। ये सही है, 100% गारंटी मेरी। जावा के अंदर दोस्तों मैंने बहुत काम किया, कई सालों तक काम किया, मैंने इसके सर्टिफिकेट भी बहुत निकाले। मेरे पर विश्वास रखिएगा, चाहे कुछ भी लिखा हो, आप लोग हमेशा याद रखिएगा जावा प्योर उप्स नहीं है। जावा के अंदर 100 फीचर मान के चलो तो आपके 95 कैसे होंगे? उप्स वाले। इसको मोस्टली उप्स कहते हैं। लेकिन अगर मैं एग्जाम की बात करूं और मैं आपसे पूछूं कि भैया कौन सी लैंग्वेज, मैं आपसे पूछूं ना कल, कौन सी लैंग्वेज उप्स है, कौन सी लैंग्वेज प्योर उप्स है, ये क्वेश्चन आ चुका है। अब हुआ था इस क्वेश्चन में कि ऑप्शन था ABCD, C++, जावा और कोबॉल। अब हुआ यह था कि कोबॉल या सी से पहले जो भी लैंग्वेज थी, कोबॉल, फोर्ट्रॉन, बेसिक, एल्गोल, ये सारी लैंग्वेज प्रोसीजरल थी। क्या थी? तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता था। सी भी कैसी है? फंक्शनल है, ये भी हो नहीं सकता, इसको प्रोसीजरल भी बोलते हैं। ये प्योर तो है ही नहीं, ये आधा काम तो फंक्शन से आधा उप से है, तो बचा क्या था? तो कई जगह आपको दे रखा होगा कि जावा क्या है? प्योर उप्स। लेकिन वो आपकी कौन सी चॉइस है? सेकंड। पहली चॉइस क्या होती है? नहीं, जावा के लिए बोलो, पहली चॉइस क्या है कि जावा प्योर उप्स है? नहीं। लेकिन कभी मजबूरी में टिक करना पड़ जाए तो कर रखे आ जाना। तो ये आपकी पहली चॉइस है कि जावा कैसी लैंग्वेज है? मोस्टली उप्स है। अगर ये आपके पास में नहीं है, ये आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए दोस्तों। आप लोग यही तो इसलिए तो बैठे हो कि हमें पता तो चले कि क्वेश्चन के अंदर कैसे घुमाएगा। अगर ये नहीं है तो सेकंड चॉइस आप लोग लिख लेना, बोलो जावा प्योर उप्स लैंग्वेज है। लेकिन ये आपको तब टिक करना जब पहली वाली चॉइस नहीं हो, सेकंड चॉइस। क्या आपको ये लाइन समझ में आ गई? पक्का? चलो लिख लो, जावा उप्स है। हाँ, ट्रू का मतलब वही है, ट्रू का मतलब प्योर, ट्रू, 100%। यूनिक्स प्योर CUI है, लिनक्स दोनों पर है। तो हम लोग कहते हैं कि यूनिक्स का GUI वर्जन ही लिनक्स है।
समझ गए ना। यूनिक्स के अंदर आपको नहीं मिलेगा GUI, वहां सारा कमांड से। याद रख लेना दोस्तों, अच्छे याद दिलाया, ये यूं तो मानेंगे नहीं। अभी आप लोग लिख नहीं पाओगे तो रुक जाओ, एक नोट लिखो, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। बोलो यूनिक्स, यूनिक्स एग्जाम में आगे लिख देना एग्जाम। बोलो यूनिक्स CUI होता है, CUI होता है। बोलो करेक्टर यूजर इंटरफेस। अगर ये ऑप्शन आ जाए CUI तो क्या लिखना C। बोलो अगर हाँ तो आप लोग अगर ये पूछो तो ये भी लिख देता हूं। बोलो CUI को TUI CLI भी कहते हैं। CUI को क्या कहते हैं? TUI, क्योंकि अक्षरों को आप लोग टेक्स्ट भी कहते हो। क्या कहते हो? तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। लेकिन जो यहां टेक्स्ट लिखते हो ना आप लोग, वो कोई आम टेक्स्ट नहीं है, वो कमांड होता है। क्या होता है? इसीलिए इसको हम लोग CLI भी बोलते हैं। बोलो कमांड लाइन। क्या बोलते हैं? कमांड लाइन इंटरफेस। ये सब इसी के नाम है दोस्त। तो कुछ दोस्तों ने ये बोल रहे थे कमांड लाइन कमांड लाइन, तो मैंने ये भी लिखवा दिया। कहीं पर भी पहले ये नोट लगा लो आप, ऊपर जरूर लिखना है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। बाद में लगाएंगे, चलो ठीक है। हाँ जी, हाँ है ना, फोल्डर है, कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ टर्मिनल या शेल आप लोग जिसको बोलते हो, टर्मिनल या शेल करते रहो। बाकी फोल्डर वोल्डर तो अंदर की तरफ बनते हैं। हाँ जी दोस्त, फोल्डर और डायरेक्टरी एक ही शब्द है, उनको बात के थ्रू एक्सेस करते हैं। दोस्त सावधानी से लिखना, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ छोटे मोटे फीचर्स की बात कर रहे हैं, कोडिंग शुरू नहीं करी जावा की। तो मैं चाहता हूं कि आपके जितने मोस्टली कॉन्सेप्ट कंप्यूटर साइंस के, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, अगर यहां कोई आ रहा है तो उसको कर लो। हटा लू मैं? कोई दोस्त जो अभी भी लिख रहा है, पड़ोसी की हेल्प लेंगे, 2 लोग बचे हुए हैं केवल। उफ्स एक स्टाइल है दोस्तों, और अगर कोई लैंग्वेज उफ्स है, इसका मतलब प्रोग्राम उस भाषा के क्लास और ऑब्जेक्ट से बनेंगे। खाली ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता दोस्त, क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों शब्द लिखेगा। ठीक है, सेट की क्लास का तो मुझे नहीं आइडिया दोस्त, आज है क्या? गुड, 1 मिनट, सेट की क्लास कितनी बजे है? 2 घंटे की, थोड़ा संभल के पढ़ लिया। पूरी थ्योरी है वो। क्या पूरी? गजब नींद आती है उसमें। नहीं नहीं, वो तो मैं चर्चा कर ही रहा हूं। क्या आपने बोर्ड पे लिख लिया क्या? सिस्टम का मतलब सॉफ्टवेयर से भी होता है, हार्डवेयर से होता है, और दोनों के कंप्यूटर को भी सिस्टम ही कहते हैं। उसका मतलब यहां पर सिस्टम का मतलब है कि सब हमारा कोई भी लैंग्वेज जो इस चीज को फॉलो करेगा, उसको फॉलो करेगा, उसमें सब कुछ क्लास का सिस्टम चलेगा। क्लास बहुत बड़ा, अपने आप में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आर्किटेक्चर है। जैसे गवर्नमेंट एक सिस्टम है, तो सिस्टम का मतलब वहां हार्डवेयर से नहीं है, वहां पर पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा एक स्ट्रक्चर है। तो यहां पर स्ट्रक्चर भी कह सकते हो, सब पूरा एक स्ट्रक्चर है। ऑप्शन क्या सबने लिख लिया? याद रखिएगा, जावा अगर उप्स है तो जावा के प्रोग्राम किससे बनेंगे? उप्स से। जैसे मोस्टली उप्स है तो आपके सारे काम उप्स से होंगे यहां से। लेकिन C++ हाफ उप्स है। क्या है? हाफ, बराबर आधी है। इसका मतलब बिना उप्स के भी काम कर सकता हूं, पर जावा में बिना उप्स के काम नहीं कर पाओगे आप, इसलिए इसको कहते हैं मोस्टली उप्स है। ये थोड़ी सी हिस्ट्री है, यदा कदा पूछी जाती है। सिमुला 67, सिमुला 60 आई थी, उसके बाद में 67 आया था, लेकिन जो 67 का वर्जन था वो है जमाओ दही।
क्या चीज? सिमुला बहुत अलग अलग, ये खुद अपना आप में नया इन्वेंशन था सिमुला। राधे राधे दोस्त, बड़े लेट आए। हाँ, JAHON, जोहान दही, जैसे अमूल दही, जोहान दही। दही नहीं है ये, DAHL है। उसके ऊपर के क्या दाल, जो भी है दाल पटो जाए जो भी है। हटा लू, एक लाइन बड़ी काम की है, C++ भी प्योर नहीं है, मतलब प्योर नहीं लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब C++ में उप्स बनाना जरूरी नहीं। अगर कोई लैंग्वेज प्योर कही जाती है तो वो है स्मॉल टॉक। इन्वेंटर है एलन के। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने GUI का लॉजिक दिया था। एक एग्जाम हुआ राजस्थान में, 2018 की बात है। उन्होंने पूछा था कि GUI कौन सी पीढ़ी में आया था, तो GUI 4th जनरेशन में आया था। क्वेश्चन आया कि GUI जैसे कॉन्सेप्ट किस पीढ़ी में आए थे, तो 4थी पीढ़ी में GUI का लॉजिक दिया गया। चौथी पीढ़ी में GUI का लॉजिक दिया गया। एलन के, KAYK। हाँ बिल्कुल, जीरोक्स मशीन ने ही, नहीं जीरोक्स कंपनी ने ही फोटोकॉपी मशीन बनाई जिसको जीरोक्स मशीन कहते हैं। 71, 72 स्मॉल टॉक, 71, 72। GUI किस जनरेशन में आया? चौथी में आया। सब्जेक्ट वाइज करें या टेस्ट की प्रिपरेशन करें? दुष्यंत, आप जैसे भी चाहें, सब्जेक्ट वाइज ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। कंप्लीट टेस्ट का अभी आप लोग उस लायक नहीं है, बहुत चीजें बाकी है ना आप लोगों की, इसलिए। तो GUI चौथी जनरेशन में आया था, ये भी एक क्वेश्चन है राजस्थान के अंदर, कई बार पूछा गया है। अंतिम बार 2018 में आया था। हटा लू दोस्त, कोई दोस्त जो अभी भी लिख रहा है, कोई प्राणी है? 2-4 है क्या? यहां तक ओके है? GUI की फुल फॉर्म, GUI में कितनी चीजें? WIMP। P अब बंद हो गया, P का मतलब कर्सर होता है, माउस से चलता है। हटा लू, ये लिख लो, ये सारे क्वेश्चंस है दोस्त। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, तो मैं लिखता भी नहीं हूं। हो सकता है मेरी नॉलेज में नहीं हो, छूट गया मुझसे, वो बात अलग है। पर जहां तक मुझे याद है, अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और कोई टॉपिक के अंदर आ रहा है तो मैं लिखवा देता हूं। क्योंकि हम लोग केवल थ्योरी पढ़ रहे हैं अभी जावा की, थ्योरी पढ़ते पढ़ते दूसरे लॉजिक भी आ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। पढ़ना तो हमें एलन के ही था, स्मॉल टॉक था, तो एलन के की याद आते ही GUI की याद आती है। और ये क्वेश्चन बड़े फेमस है एलन के। ऐसा नहीं होता कि सब्जेक्ट कर लिया, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा तो पहले वाला भूल गया। भूलना तब तक नहीं होगा जब तक आप उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कर रहे हो। मान लो आपका कोई भी एक यूनिट खत्म हो गया, फंडामेंटल खत्म हो गया, मान लो सपोज करो, तो फंडामेंटल के क्वेश्चंस करते रहो, रोज के 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चंस। आगे नया टॉपिक पढ़ लो, भूलोगे ही नहीं। भूलते तब है जब आप अनटच होते किसी सब्जेक्ट के।
हटा लू मैं? तो WIMP क्वेश्चन आया था राजस्थान के अंदर कि WIMP, पी का तात्पर्य होता है प्रिंटर या पॉइंटर। WIMP, M का मतलब होगा माउस या मेन्यू। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस पर। जावा जो है प्योर तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन इसको जनरली हम लोग बोलते हैं मोस्टली उप्स। मतलब सारा काम उप्स से होता है, लेकिन कुछ एक छोटी मोटी चीजें रह गई है जो बिना उप्स के चलती है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन में ना हो तो हमें ये कह सकता हूं कहीं ना कहीं, क्योंकि लगभग 95% यही वही है, उप्स ही है, तो आप लोग उसको प्योर उप्स में रख सकते हो, लेकिन वो सेकंड चॉइस आपकी। जीके का तो नहीं पता दुष्यंत, सच में है। पहले पेपर को लेकर मेरे पास कोई टेक्निक नहीं है, लेकिन सेकंड पेपर आप लोग आसानी से निकाल सकते हो अगर आप महीने के 2 सब्जेक्ट तैयार कर लो, केवल 2 सब्जेक्ट। कोशिश करते रहो, थ्योरी पढ़ो ना पढ़ो चलेगा, पर कोशिश जरूर करते रहना दोस्तों। मेन क्वेश्चन का ही खेल है, और इंडिया का कोई भी एग्जाम का पेपर उठाकर कर लो सॉल्व। डाउट है तो पूछ लो। हटा लू? नहीं, बाकी है, ये लिखना। CUI जिसको TUI या CLI भी कहते हैं। यूनिक्स जो है, वैसे यूनिक्स का हर वर्जन तो नहीं है, पर यूनिक्स लगभग एग्जाम के हिसाब से आपको CUI ही लिखना पड़ेगा, मजबूरी है। हाँ बोलो। हाँ नहीं, तो क्या आज की क्लास यही समाप्त कर लें दोस्त? तो क्लास को यही समाप्त कर लेते हैं। कल हम लोग शुरू करेंगे कोडिंग। क्या शुरू करेंगे? कोडिंग। CD चेंज डायरेक्टरी, CD डॉट डॉट, उसी से चेंज होता है वो, समझ गए ना? कमांड आपको याद होंगे डॉस के, CD डॉट डॉट, चेंज डायरेक्टरी वाले। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।